पार्लियामेंट में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि हिंदुस्तान में 80% जो प्रिजनर्स हैं वो प्री ट्रायल प्रिजनर्स हैं। ये क्या है? ये क्या तंत्र है? ये इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है किसी तंत्र में कि आज सिविल राइट्स मूवमेंट स्टैग्नेट हो रही है, संवाद आगे नहीं बढ़ रहा। आज मुसलमान, नौजवान मुसलमान लोग जो हैं वो इस तंत्र की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके सबसे बड़े शिकार हैं। हिंदुस्तान की जो वॉर ऑन टेरर जो है उसकी एक नाकामी और उसमें निहित जितनी भी बेइंसाफियां हैं उसका जीता जागता सबूत है। आमिर क्या जिस चीज़ से साईं बाबा निकल के बाहर आए हैं उसे हम कह सकते हैं कि आखिर उन्हें इंसाफ मिला। आमिर की किताब जब अंग्रेज़ी में आई थी तो उसने एक सेक्शन जो इंग्लिश रीडिंग सेक्शन था उसके अंदर एक संवाद शुरू किया था। वो संवाद था कि हमारी किस तरह की न्याय प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति जो को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 14 साल लग जाते हैं। आमिर की इंग्लिश की किताब आने के बाद अब्दुल वाहिद की किताब इनोसेंट प्रिजनर आई जिसने फिर ये एक मुद्दा खोला और एक किस्म से अगर हम ट्रेस करें तो उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन हल्के हल्के से शुरू हुई। और आज जब ये हिंदी की किताब आती है तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हिंदी भाषी जो रीडर हैं उनके बीच में भी ये एक संवाद खोलेगी। और मैं इसी संवाद को आगे ले जाते हुए दो बातें यहाँ रखना चाहती हूँ। पहली बात ये कि जो आमिर के साथ हुआ, जो सभी लोगों ने जैसे कि कहा है कि होता चला जा रहा है, ये हिंदुस्तान की जो वॉर ऑन टेरर जो है उसकी एक नाकामी और उसमें निहित जितनी भी बेइंसाफियां हैं उसका जीता जागता सबूत है आमिर और उसके जैसे लोगों के साथ जो गुजर रही है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये आमिर ने अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से अपने ऊपर महसूस की है। आज हम देख रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं हमारा तंत्र जो है, मैं इसे लोकतंत्र नहीं कहूँगी, हमारा तंत्र जो है और जो वृंदा ने बताया है कि एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल स्थापित हो चुकी है। आज मुसलमान, नौजवान मुसलमान लोग जो हैं वो इस तंत्र की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके सबसे बड़े शिकार हैं। ये शर्मनाक है कि आज जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा ये तंत्र अपने को मजबूती से अपने को पार्लियामेंट में बनाए रखने के लिए यूज़ कर रहा है और ये होता चला जा रहा है और बढ़ रहा है। आज हम जहाँ पर खड़े हैं, क्या जिस चीज़ को आमिर, जिस चीज़ से साईं बाबा निकल के बाहर आए हैं उसे हम कह सकते हैं कि आखिर उन्हें इंसाफ मिला? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगी कि ये बेइंसाफी की उदाहरण है, ना कि इंसाफ मिलने का किसी तरह की भी प्रक्रिया है। उन्हें बेइंसाफी मिली, महसूस करनी पड़ी, हंडानी पड़ी और हमें इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए कि ये बेइंसाफी की दास्तान है। ये बेइंसाफी तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसको हमारा एक किस्म का विश्वास बना रहेगा कि आखिर ये इस तरह से इंसाफ मिलता चला जाएगा। आज अगर हिंदुस्तान के आंकड़े देखें तो 2022 में पार्लियामेंट में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए कि हिंदुस्तान में 80% जो प्रिजनर्स हैं वो प्री ट्रायल प्रिजनर्स हैं। 80%। दुनिया भर की जो ग्लोबल एवरेज है वो 34% है। आज हमारा हर तीसरा व्यक्ति जो प्रिजन में है वो दलित है, आदिवासी है। 30%
लोग जो जेलों में बंद हैं वो मुसलमान हैं, 50% लोग जेलों में बंद हैं वो अशिक्षित हैं, 42% लोग जो हैं वो 10वीं से नीचे की शिक्षा लिए हुए हैं, 50% लोग 18 से 36 या 34 साल की उम्र के हैं। ये क्या है? ये क्या तंत्र है? ये इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है किसी तंत्र में कि इस तरह से लोगों को प्री ट्रायल के कहते हुए लाखों हजारों की गिनती में जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए। दुनिया भर में जो जमहूरियत वाले मुल्क हैं वो उनकी सरकारें जो सत्ता है वो देखती है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो उनके अंदर है वो कैसे उसे सुधार कर सकते हैं कि इस तरह का जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो ना हों। पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जो हमारी सत्ता है वो बजाय इसके कि ऐसे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करे कि ये जो प्री ट्रायल के 80% के कैदी हैं इसके बारे में कुछ सोचा जा सके, उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इस बात पे लगा हुआ है कि किस तरह से बेल को ही लंबा तौर पे रोका जा सके, बेल दी ना जा सके और प्रोसिक्यूशन को इस तरह से बनाया जाए कि कोई भी जिस व्यक्ति को एक बार अंदर कर दिया जाता है वो अंदर ही रहे, वही सड़ता रहे। ये बात कहनी भी ज़रूरी है और जो बात कई किताबों में सामने आई है, हमारे हिंदुस्तान में प्रिजन लिटरेचर कोई बहुत अच्छा स्थापित नहीं है, पर फिर भी जिस तरह से आमिर की किताब आई और हाल ही में सुधा भारद्वाज की जो किताब आई है फांसी यार्ड से, उस बात में कैसे सुधा ने मेटिक्युलसली उन औरतों की बात रखी है जो 10 साल से रिहा होने के बाद भी या उनका मुकदमा लगने के बिना भी जेलों में सड़ रही हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके पास न्याय के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वसीले नहीं हैं कि वो वकील कर सके और अपनी बेगुनाही जिसका उन्हें कोई शक नहीं है उसे साबित कर सके। तो ये मानना होगा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन दिखा रही है कि हमारा तंत्र, आज का तंत्र मुसलमान के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। और इस तंत्र में अब हमें न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही और वो न्याय की उम्मीद हमें तभी नजर आएगी अगर हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, अगर जो इम्प्यूनिटी निहित है पुलिस में हम उसे चैलेंज करेंगे। और चैलेंज कौन करेगा? वो हमें अपनी जो हमारे समूह हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल राइट्स मूवमेंट है जिसका मैं भी हिस्सा हूं, पर कहूंगी कि आज सिविल राइट्स मूवमेंट स्टैग्नेट हो रही है, संवाद आगे नहीं बढ़ रहा, हम आगे नहीं जा रहे, हम इम्प्यूनिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसी बात पे खुश हो जाते हैं चलो बाहर आ गया, आखिर न्याय मिल गया। आखिर न्याय इस तरह का मिला कि एक जिंदा लाश बाहर आ गई, ना कोई रेपरेशंस, ना कोई काउंटर केसेस, ना कोई मुआवजा। उस बात को न्याय मान लेने से हमारी सिविल राइट्स मूवमेंट बिल्कुल धंसती चली जा रही है और आज अगर उसको रिवाइव करना है तो मैं समझती हूँ ये संवाद जो इस तरह से शुरू हुआ है हमें इसे आगे लेके जाना होगा, लोगों के बीच रखना होगा और समझना होगा कि असली न्याय का मतलब क्या है। शुक्रिया।